Okay, as usual, a very good morning to all of you and welcome back. And to start off with, there are some good morning messages already. Good morning, Priyang, Dhruv. Aditya says Namaste. Arav, Hitarth, good morning. Okay, Aditya straight away starts with a comment. And that is, आज तो rainy day holiday होना चाहिए, है ना? Okay, क्योंकि आज तो वाईफाई भी जो है फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है ना? Good morning, Aditya and Arav as well. Arav is curious about school. स्कूल कब खुलेंगे? अच्छा एक चीज बताओ, चलो मैं भी थोड़ी देर बाद पूछता हूँ. नियंत, our football fan, I mean, has just commented कि इटली तो जीत गए, है ना? ओके, हार्दिक सेज कि आज मौसम के कारण क्लास भी ठीक से नहीं हो रहा है. ओके, इंटरेस्टिंग. मौसम से क्लास डिपेंडेंट है, हाँ? चलो व्हाटएवर. चलो, more comments, I mean, comments from Nikunj, Hardik also, and that is आज तो सोलर स्टॉर्म भी एक्सपेक्टेड है. ओके, इंटरेस्टिंग. सौरभ मिश्रा सेज कि अब सौरभ तुमने क्या लिखा है तुमको ही पता है, because I'm not able to read that word out of it. Either it's a typing mistake or maybe you have written some French, German or some language. I'm not aware. Okay, but yes, you have written a good morning at the end. That much I can read properly. Rest. Okay, it's a Albanian language. अच्छा, अब Albanian language का भी reference आ गया. चलो, good. Okay. One of my relations is actually in US. I'm settled in US. तो उनके वाइफ जो है अल्बेनिया से है. So like Albania is not something which is alien to me, but yes, of course, language nowhere nearby. Obviously, ठीक है ना? चलो, anyway, the serious question from Akshay, that is school offline खुलेंगे तो online के भी option होगा क्या? Okay, Saurav has also asked क्या आज tornado आएगा? Arav has asked the same thing, and that is school कब खुलेगा? Actually देखो, school का जब तक कोई notification नहीं आता है तो don't take anything, because बेशक टीचर्स के लिए खुले, जैसे हम लोग तब जाएंगे स्कूल, आई थिंक कल से तो नहीं, परसों से जाएंगे. बट फॉर यू ऑल, दैट इज फॉर स्टूडेंट्स, इट विल नॉट हैपन बिफोर सम सीरियस स्टेप्स हैपन. तो आई डोंट नो वेदर इट विल स्टार्ट मे बी पार्शियल फ्रॉम थर्सडे. दैट्स अ पॉसिबिलिटी. हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे थर्सडे से खुलना शुरू हो. मे बी सम ऑफ यू विल बी अलाउड, और मे बी अकॉर्डिंग टू पेरेंटल सर्टिफिकेशन यू माइट बी अलाउड. But as far as presently things are concerned, I don't think कि government भी कोई बहुत ज़्यादा seriously सोच रहे students को directly बुलाने का, ठीक है ना? हाँ, दिवित says कि नहीं, 9th to 12th का तो 16 जुलाई से government ने order दिए हैं. Actually, I'm not very clear about the order in the sense कि 9 to 12 चार sections को school में बुलाना, it's like big logistics problems, ठीक है ना? और वो भी distancing वगैरह, social distancing वगैरह, very unlikely. But चलो कोई नहीं. No harm in trying. I mean, let's go back to our agenda, and that is normal reaction. ठीक है, बस इस पे ब्रेक लगा दिया मैंने. अब हम नॉर्मल रिएक्शन पे चलते हैं. कल मैंने क्वेश्चन दिया था, मुझे एग्जैक्ट याद तो नहीं है, बट आई थिंक दिस वाज द क्वेश्चन प्रोबब्ली, ऐसे कुछ, और शायद कुछ एंगल में भी दिया होगा, आई एम श्योर. इस क्वेश्चन के लिए मैंने बताया था. Arav is continuing to ask question on school reopening. पिछले बार स्कूल कब खुले थे? पिछले बार पता है कब खुले थे? दिवाली के बाद वो भी 50% अटेंडेंस, वो भी हाफ कि जैसे आज ऑड नंबर वाले स्टूडेंट्स तो कल इवन नंबर वाले स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे करके दिवाली के बाद बुलाया गया. और आधे स्टूडेंट्स घर में बैठते थे ऑनलाइन, और आधे स्टूडेंट्स ऑफलाइन स्कूल में आते थे. लेकिन इस चक्कर में क्या हुआ ना, धीरे धीरे वो स्पिरिट खत्म हो जाता है. फिर वो जो आने वाले आधे थे वो डिक्रीज कर जाता है. क्यों?
कुछ बच्चे देखते हैं कौन सुबह उठ के ड्रेसअप करना है, आना है, ये हेडेक वो हेडेक, चलो घर से ही करते हैं। तो देयरफॉर क्या हुआ कि शुरू में तो ऑलमोस्ट आधा आधा हो गया था ऑफलाइन और ऑनलाइन, फिर धीरे धीरे ऑनलाइन बढ़ते गए, ऑफलाइन घटते गए, तो एंड में फिर बाद में तो खैर लॉकडाउन वगैरह ही हो गया, तो लाइक इट ऑल बिकम डिफरेंट है, ठीक है ना। चलो नियन सेज कि ना 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 आप शुभ शुभ कहो क्योंकि हमें तो चाहिए स्कूल खुलना। एक्चुअली मोर और लेस एवरीबॉडी वांट्स बिकॉज़ देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर इन द स्कूल, वी ऑल मीट ईच अदर, है ना, कम टू नो ईच अदर, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, बट चलो कोई नहीं, वी आर मिसिंग दैट। कमिंग टू द क्वेश्चन, हमें तो एक काम करता हूं, मैं इसके एंगल ले लेता हूं 37 डिग्री। यू नो नॉर्मल एक्शन होगा परपेंडिकुलर टू सरफेस, एक नॉर्मल एक्शन तो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकल वॉल है, तो वर्टिकल वॉल पे जो नॉर्मल एक्शन लगेगा वो ऐसे लगेगा, है ना, और साथ में एक नॉर्मल एक्शन ये भी लगेगा, ये वाला, तो ये एक N1 हो गया, एक N2 हो गया और एक mg, ठीक है। अब इसको मैं दो तरीके से करके दिखा रहा हूं। पहले मैं करूंगा बाय यूजिंग कंपोनेंट्स, ठीक है, पहले मैं करूंगा यूजिंग कंपोनेंट्स। कैसे, देखो एक कंपोनेंट तो N1 हो गया हॉरिजॉन्टल, और एक हो गया mg, ये वाला, ये हॉरिजॉन्टल क्यों, क्योंकि नॉर्मल एक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नाउ द सरफेस इज वर्टिकल, तो देयरफॉर नॉर्मल एक्शन इज हॉरिजॉन्टल, तो N1। अब ये mg आ गया, अब आ जाओ N2, तो लाइक N2 इज एट एन एंगल, उसको हमें कंपोनेंट करना पड़ेगा, तो दिस इज N2। नाउ व्हाट इज द एंगल, वो थोड़ा देखना पड़ेगा। तो देखो एंगल कैसे डिसाइड करें, ये देखो, ये अगर 37 डिग्री होगा तो ऑब्वियसली फिर ये 53 होगा, और ये तो 90 डिग्री है ना, तो देयरफॉर ये अगर 37 हुआ तो ये हो जाएगा 53, ये एंगल हो गया 53 डिग्री, और ये तो 90 डिग्री होगा ना, नॉर्मल एक्शन आफ्टर ऑल तो 90 डिग्री, तो अगर ये 53 हुआ तो 37 हो गया, यानी ये एंगल हो गया 37, यानी नॉर्मल रिएक्शन हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पे है ना, 37 डिग्री, ये देखो, तो देयरफॉर ये नॉर्मल रिएक्शन N2 वो 37 डिग्री, so therefore I can now draw two components of the normal action, one is along the horizontal and the other is along the vertical, तो ये हो जाएगा N2 cos 37 और ये हो जाएगा N2 sin 37, ठीक है। I think we have started getting some answers. I think शायद इसको 10 kg दिया था या क्या दिया था मैंने, 10 kg 12 दिया था, चलो ठीक है, फिर तो मैंने एंगल 37 तो नहीं दिया होगा या कुछ और दिया था, यही दिया था, अच्छा ये दिया था, चलो ठीक, ये हो गया सर 12। आपने हॉरिजॉन्टल के साथ 50, अच्छा चलो कोई नहीं, थोड़ा चेंज कर लो, अब फिर से मैं एंगल बदलूंगा, तो इससे अच्छा है कि तुम लोग अपने अपने फिगर में, सर यही था सर यही था, बस आपने हॉरिजॉन्टल के साथ 53 डिग्री दिया था। अच्छा फिर तो बात एक ही है, चलो ठीक है, ठीक है, यानी ये 12 kg तो ये 120 हो गया, ठीक है ना। अब इक्वेशंस क्या हो गया ना, क्योंकि ये बॉडी फंसा हुआ है, यानी ये बॉडी इक्विलिब्रियम पे है, देयरफॉर क्या लिखेंगे ना, 120 इज इक्वल टू N2 sin 37 डिग्री, तो N2 इंटू sin 37 यानी 3/5 है ना, इंटू 3/5, तो देयरफॉर उससे N2 आ गया, यानी 120 इंटू 5/3 यानी 200, ये N2 आ गया, और N2 cos 37 N1 होता है, तो N1 is equal to N2 cos 37 degree, and that is equal to 200 into cos 37 मतलब होता है 4/5, तो यानी यूजिंग कंपोनेंट्स, ठीक है, तो यूजिंग कंपोनेंट्स दिस इज व्हाट वी गेट, एंड द आंसर्स आर 160 एंड 200, क्योंकि कल का क्वेश्चन है इसमें मैंने वेट नहीं किया, क्योंकि मुझे assumption ये था कि तुम लोग आई एम श्योर अटेम्प्ट भी किए ही होंगे, तो देयरफॉर अटेम्प्ट करके मैंने ये लिख दिया 160 और 200, आई होप दैट्स ओके। चलो तो दैट्स अबाउट योर आंसर्स, आई थिंक कई सारे अच्छे आंसर्स आए हैं, क्विक आंसर्स आर देयर, गुड, मुकुंद, ध्रुव, आरव, रोज, आदित्य भाटिया, all have given the right answers, ठीक है, प्रियंक, प्रथम, everybody has given the right answer, चलो ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, अब हम यहाँ पे लैमिस थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है,
तो एक बार लैमिस थ्योरम को फटाफट रिव्यू कर लिया जाए, ठीक है ना? एक बार फटाफट लैमिस थ्योरम को रिव्यू कर लिया जाए। अर्नव, कैन यू बी ऑन एयर बेटे? अर्नव, Arnav, yeah, can you just give me some kind of a statement of Lami's theorem? Go ahead. Yes, Arnav. Statement of Lami's theorem. साइन और फोर्स को रिलेट करने के लिए होता है। Well, थोड़ा सा हल्का फुल्का लगा। थोड़ा अच्छे से साइंस का स्टेटमेंट है ये, दमदार होना चाहिए। बताओ। तो मतलब वैसे एग्जैक्ट स्टेटमेंट मुझे कुछ अभी आ नहीं रहा। ना एग्जैक्ट साइंटिफिक नहीं चाहिए, तुम अपने ही लैंग्वेज में बताओ, बट द मीनिंग शुड कम अक्रॉस। अच्छा चलो, मैं मान लो मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने काफी पहले लैमिस थ्योरम पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा मुझे याद है, तो कम से कम मुझे याद दिलवा दो बस। Okay, Hardik has started mentioning something in the chat. I mean, it's a good trend actually. अगर मैंने किसी से पूछा है तो इसका मतलब बाकी लोग अटेंड कर सकते हो, बट तुम लोग मैसेज से करो। हाँ अर्नव, प्लीज गो अहेड। अर्नव जल्दी। मुझे आ नहीं रहा अभी दिमाग में। चलो कोई बात, किसी और को बोलता हूँ मैं। यू नो, कई बार ना ऊपर ऊपर जो ए वाले अल्फाबेट्स होता है उन्हीं के ऊपर ज्यादा ध्यान जाता है। चलो, मान्या अरोरा। Yes, sir. थोड़ा सा मुझे समझाओ कि व्हाट डू मीन बाय लैमिस थ्योरम? Yes, sir. Sir, if a body is under three forces, which is under equilibrium, that is the net resultant is 0. Then F1 by the angle opposite to it, that we can take बस as. बस हो गया, इतना ही काफी था। यानी क्या हो रहा है, बॉडी अगर इक्विलिब्रियम पे है अंडर थ्री फोर्सेस, इन दैट केस अगर मैं फोर्सेस का वो देखता हूं तो F1 by sin alpha 1 is equal to F2 by sin alpha 2 and F3 by sin alpha 3. चलो ठीक है, that's I think okay. I think the same answer is now coming up from different people. Priyank, Aiza, ठीक है ना, Aditya Bhatia and others have also given Hardik. यथार्थ दास की क्वेश्चन क्या है? Now Hardik has answered कि हाँ इक्विलिब्रियम पे ही होगा। चलो good, so that's the job done. Now let's proceed. तो अगर मैं इसको लैमिस थ्योरम से करूंगा तो now that was the component method. Now I'm using लैमिस थ्योरम। अगर मैं इसको लैमिस थ्योरम से करना चाहूंगा, लैमिस थ्योरम तो क्या आएगा ना, N1 mg और ये हो गया N2 और ये हो गया क्योंकि ये 37 डिग्री आया था, याद है ना, तो ये हो जाएगा 127 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ठीक है। और अगर ये 127 होता है तो ये हो जाएगा 90 प्लस 53 यानी 143, ठीक है। आई होप दैट्स ओके। तो 270 और 90 मिला के 360। अब मैं अगर लैमिस थ्योरम में एग्जैक्ट स्टेटमेंट लिखूंगा तो क्या आएगा, है ना, स्टेटमेंट लिखूंगा तो क्या आएगा, तो स्टेटमेंट आएगा N1 by sin 127 is equal to N2 by sin 90 डिग्री is equal to mg बोलते इस बार 120 है, तो 120 by sin 143 डिग्री। Therefore you have N1 by sin 90 plus 27, 90 plus 37 यानी cos 37 यानी 4 by 5 is equal to N2 by 1 is equal to 120 by sin 143, तो sin 143 सेम है sin 37 यानी 3 by 5, बस दैट्स इट। तो N2 डायरेक्ट आ गया, फिर N2 क्या आ गया 120 into 5 by 3 यानी 200, ओके। और N1 भी आ गया, क्या आएगा ना into 4 by 5 उधर ले जाता हूं, तो यानी N1 is equal to 120 into 5 by 3 into, है ना, 5 by 3 into इधर चला जाएगा 4 by 5, 5 कैंसिल, 3 से 40 यानी, चलो ठीक है। So now we have successfully used Lami's theorem to find out the answer to the same question, that is 160 Newton and 120 Newton. चलो ठीक है, गुड जॉब। I hope it's all fine. किसी को कोई दिक्कत, कुछ पूछना है? सर हाँ बेटे, एक बार लामिस थ्योरम का स्टेटमेंट बता दो।
ऐसा ना स्टेटमेंट बुक से लिख लिया करो, अब मैं एक डिक्टेट करूंगा तो इससे अच्छा है कि बुक से लिख लिया करो, यू कैन जस्ट गेट इट फ्रॉम द नेट आल्सो, सो लेट्स नॉट स्पेंड टाइम इन डिक्टेशन, ठीक है ना। तो मैंने एसेंस बता दिया कैसे यूज करना है, बाकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स का आई थिंक रेफर टू सम बुक, दैट विल बी बेटर। अदरवाइज वो इसलिए लिखना पड़ेगा फॉर थ्री फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम, यू नो द साइन, वी कैन फॉलो द साइन रूल, आई मीन, सो अकॉर्डिंग टू साइन रूल क्या होगा ना, फोर्स अपॉन द साइन ऑफ द एंगल ऑपोजिट टू इट विल बी अ कांस्टेंट, ठीक है, यानी तीनों के लिए बराबर होगा। But I have a question deeper, which is more important here, and that is, let me ask it to somebody else. आयुषी को आज क्या दिक्कत हो रहा है, बार-बार लॉगिन हो रहा है, लॉग आउट हो रहा है, चलो आज वैसे आई थिंक शायद नेट भी थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है मुझे लगता। अनुभव दास। यस सर। ओके अनुभव, ये बताओ कि लैमिस थ्योरम में स्टेटमेंट में स्टार्टिंग पता है क्या होता है, फॉर थ्री फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम, ये स्टेटमेंट का स्टार्टिंग है। तो मेरा सवाल तुम्हारे लिए ये है, क्या मैं ये फोर फोर्सेस के लिए यूज कर सकता हूँ, चार फोर्सेस के लिए? What's your opinion? Hardik also saying the same thing, is that आज थोड़ा सा नेट में प्रॉब्लम आ रहा है। प्रथम also has said the same. चलो मुझे समझ में आ रहा है। हाँ जी बेटे, अनुभव। सर आई थिंक नॉट सर, क्योंकि ये साइन रूल से डिराइव हुआ है, एंड साइन रूल थ्री साइड्स के लिए होता है ट्रायंगल में, तो ये शायद थ्री फोर्सेस के लिए, सर माय ओपिनियन। चलो ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात। ओपिनियन इज मोस्ट रेस्पेक्टेड। लेट्स हैव somebody else. I mean, स्वयं, कैन यू बी ऑन एयर बेटे? स्वयं, स्वयं तुम्हारे माइक्रोफोन तो दिख नहीं रहा है वैसे मुझे, पता नहीं। स्वयं तुम्हारे माइक्रोफोन पॉसिबल है ऑन करना? तो तुम्हारा माइक्रोफोन का आइकन नहीं आ रहा है। Okay, ठीक है, I am getting answers beyond this also, so let me ask somebody else. I mean, Aditya Sharma, you have given an answer. Can you tell that? Yes, sir. Sir, if there are four forces, then we can find the resultant of two and reduce them to three forces. चलो ठीक है, that's a very quick and crisp statement and a good statement. साइंस के हिसाब से ना स्टेटमेंट्स के वैल्यू होता है, so I think that was a good statement. चलो ठीक है, good. Actually पता क्या है, what he was trying to say, and I hope those who are not believing कि चार के लिए अप्लाई कर सकते हैं, now let me change the opinion. As he was saying, I will just repeat it. I mean, is that मान लो 5 फोर्सेस है, 50 फोर्सेस है, 4 फोर्सेस है, चलो तो हम क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 4 फोर्सेस हो गए। एक काम करो, तीसरा और चौथे फोर्स का रिजल्टेंट निकाल दो, यानी एक फोर्स तो वो बन गया, यानी अब क्या बन गया, तीसरे और चौथे मिला के मान लो कुछ आर कह दिया मैंने, यानी अब क्या रह गया, 1 2 3 4 अब नहीं रह गया, अब क्या रह गया, 1 2 और 3 4 हट चुका है और उसके जगह आर आ चुका है, तो 1 2 और आर, अब हो गया 3 फोर्सेस। तो इनके रिजल्टेंट सॉरी उन दोनों के रिजल्टेंट को एक फोर्स मानते हुए अब हम 3 फोर्स बना दिए 4 को, तो मैं अब लैमिस थ्योरम लगा सकता हूँ। टेक्निकली दिस इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू। इसका मतलब ये नहीं कि प्रोसेस बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि कई बार एंगल्स बहुत बेकार बेकार आ जाता है, तो वहां थोड़ा सा वो दिक्कत आता है, बट टेक्निकली वी कैन मॉडिफाई 4 फोर्स सिस्टम, जहां पे 4 फोर्सेस है उसको हम मॉडिफाई करके 3 फोर्स जैसे बना के फिर हम लैमिस थ्योरम लगा सकते हैं। यानी अब तो मैं कितने भी नंबर ऑफ फोर्स के लगा सकता हूँ, आई कैन अप्लाई इवन फॉर 20 फोर्सेस। क्या करूंगा, 19 और 20 वाले फोर्स का रिजल्टेंट निकाल लो, फिर उस रिजल्टेंट के साथ 18 वाले का रिजल्टेंट निकाल लो, फिर उस रिजल्टेंट के साथ 17 वाले का रिजल्टेंट निकाल लो, करते 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 1 और 2 को रहने दो, बाकी सब के रिजल्टेंट निकाल दो। अब लैमिस थ्योरम लगाओ। यू माइट से अरे बाप रे इतना लंबा प्रोसेस। एक चीज बताओ, 20 फोर्स वाला क्वेश्चन आएगा क्या? देखो ये सुनने में लंबा लगता है, बट एक्चुअल में क्या होगा, मैक्सिमम 4 आएंगे देखना क्वेश्चन में, मैक्सिमम चलो 5 भी मान सकता हूँ, 20 वाला क्वेश्चन थोड़ी आएगा। So therefore, sometimes we might have to modify the statement of the, not exactly modify the statement of the Lami's theorem, but modify the situation of the given question into the statement of the Lami's theorem somehow. करना पड़ सकता है। सर एक डाउट है, That's a reality. हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर हम लैमिस थ्योरम 3 साइड्स के लिए लगाते हैं सर, हम तो कंपोनेंट नहीं लेते, तो फिर हम फोर्स के लिए तो कंपोनेंट लेके रिजल्टेंट निकालेंगे ना सर, फिर पॉइंट ही कैसे हम कंपोनेंट से कर लेंगे। कंपोनेंट नहीं, देखो मना नहीं कर रहा हूँ, नहीं कई बार कंपोनेंट के बगैर भी रिजल्टेंट निकल जाता है ना। जैसे मान लो हो सकता है कि एंगल अच्छा है, तो इन दैट केस तो a square plus b square plus 2ab cos theta से ही निकाल दो, तो डिपेंड करता है। सी माय क्वेश्चन वाज नॉट कि विल इट बी वेरी इजी टू अप्लाई इट फॉर 4 फोर्सेस और 5 फोर्सेस। द आंसर इज इट मे नॉट बी सो इजी, दैट आई एग्री। सो व्हाट अनुभव यू आर सेइंग इज नॉट रॉन्ग। व्हाट अनुभव इज सेइंग इज दैट कि इतना लैमिस थ्योरम 4 फोर्सेस के लिए रिड्यूस कर करके ना लगा के, इससे अच्छा ये नहीं था कि कंपोनेंट हम कर दें,
देखो कंपोनेंट मेथड तो मैंने लिखा ही था, मेथड वैलिड है। मैं तो ये पूछ रहा था क्या हम लैमिस थ्योरम यूज कर सकते हैं? अच्छा मान लो क्वेश्चन आ जाता है, मान लो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ओनली यूजिंग लैमिस थ्योरम शो दैट क्वेश्चन में टक 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 कुछ क्वेश्चन आ गए। अब तुम बोले नहीं नहीं नहीं, इसमें तो कंपोनेंट वाला ज्यादा मेथड आसान है, मैं तो वही यूज करूंगा, तो फिर नंबर तो नहीं मिलेगा। हाँ, ये कंपटीशन में नहीं होता है, कंपटीशन में तुम कौन सा मेथड यूज करो उससे कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन चॉइस चाहिए, तो वहां पे ऐसे ही करो, कंपोनेंट से करो, चाहो तो लैमिस थ्योरम से करो, मर्जी है, कोई डिनाइंग द अपॉर्चुनिटी, है ना? चलो, so that was about your use of Lami's theorem in this particular question and we have got the same answer. ठीक है? Okay. Now, the next question is a graph based question. क्या है क्वेश्चन? सिंपल क्वेश्चन। ये एक लिफ्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, 6 kg का ऑब्जेक्ट है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन a is equal to t है, तो ऑब्वियसली फिर यहाँ पे नॉर्मलेशन होगा। You have to draw the normal reaction versus time. एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट। हाँ जी, एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट है, यानी एक्सेलरेशन समय के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। a इज इक्वल टू t का मतलब क्या हुआ कि जब 5 सेकंड होगा तो उस समय एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड्स, जब 17 सेकंड्स होगा तो एक्सेलरेशन 17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड्स, यानी इसका एक्सेलरेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो टू फाइंड आउट द वेरिएशन ऑफ नॉर्मलेशन विद टाइम फॉर दिस बॉडी, चलो गो अहेड करो, ग्राफ ड्रॉ करो, फिर मैं इस पे डिस्कशन शुरू करूं। श्योरली। Once you are around 30 seconds to 1 minute, I will ask a question. Okay, Aryan has given a small answer to this particular question. Good. But I will not reveal the answer so that others don't get influenced by it. Okay, let's start with Priyank. Priyank, इसके ग्राफ का नेचर बताओ। सर पैराबोला शायद से। ओके, पैराबोलिक। ऐसे क्यों लगता है पैराबोला होगा? स्ट्रेट लाइन। ना रुको रुको, पहले प्रियंक को आंसर करने दो। प्रियंक, क्यों लगता है पैराबोला होगा? सर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है इसलिए? नहीं, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, ध्यान रखना। एक्सेलरेशन अगर 5 होता, 7 होता, 3 होता तो यूनिफॉर्म माना जाता। ये टी है, एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है। हाँ बोलो बोलो। वही तो बोला था, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है। एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म इसलिए। चलो ठीक है, सौरभ मिश्रा नेक्स्ट। सौरभ मिश्रा जल्दी। यस सर। इसका नेचर क्या होगा ग्राफ? सर स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, स्ट्रेट लाइन में दो चीजें बताओ मुझे, वाई इंटरसेप्ट और स्लोप। वाई इंटरसेप्ट सर आएगा इसका 60 और स्लोप आ जाएगा 6, यानी 60 से एक 6 स्लोप वाला लाइन ड्रॉ कर लो। दिस व्हाट यू आर सेइंग? यस सर, बट सर नेगेटिव एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस को टच नहीं करना चाहिए। नहीं, मैंने तो यहाँ से स्टार्ट किया, t इज 0 पे। ओके सर, ओके सर। लाइक t इज 0 पे लिफ्ट स्टार्ट हुआ। यस सर, सही है सर। उसके पहले नहीं। चलो ठीक है, आई थिंक सौरभ मिश्रा ने एक आंसर दिए हैं। लेट मी आल्सो आस्क समबडी एल्स द अप्रोच, आई मीन, क्योंकि इसमें कुछ लोग आंसर दिए हैं। आदित्य भट्ट, यू हैव आल्सो रिटन स्ट्रेट लाइन, कैन यू टेल मी व्हाट एग्जैक्टली इज योर इक्वेशन? इसका फ्री बॉडी डायग्राम के साथ इक्वेशन बताओ। आदित्य जल्दी, फ्री बॉडी डायग्राम। Normal upwards on the block. So mg downwards. यानी 60 Yes. इक्वेशन। Sir. Sir, n is equals to 6a plus 60. या फिर n minus 60 is equals to 6a. हाँ देखो, इक्वेशन हमेशा यही होगा। इसको मॉडिफाई करके जो बताने वालों, ठीक है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इक्वेशन हमेशा पहले यही बनेगा, एंड दैट इज नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। उसी से इक्वेशन बनेगा।
so that cannot be denied. चलो ठीक है, n minus 60 is equal to 6 into t, क्योंकि acceleration t है, तो therefore n का वैल्यू हो गया 60 plus 60. It's a straight line equation. इस बार t है x axis में, तो therefore slope हो गया 6. y is equal to mx plus c. यानी m हो गया tan theta is equal to 6. चलो ठीक है. दिव्य you have also said a parabola, तो इसको एक बार ठीक कर लो. पैराबोला नहीं है, इस बार स्ट्रेट लाइन ही है as per the equation. ओके सर वैसे किसी केस में पैराबोला बन सकते हैं? अगर मान लो t को a is equal to t square कर दो, तो ये 6t square हो जाएगा. तो इन दैट केस क्या हो जाएगा ऐसे? ओके सर, बिल्कुल हो सकता है. चलो, तो दैट इज लाइक अगर t स्क्वायर करोगे तो, है ना, और अभी तो मैंने t रखा है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. इस बार सब कुछ सेम है, ठीक है. अगेन ड्रॉ द सेम ग्राफ, जल्दी करो. ओके प्रसुक जैन. यस सर, ओके पहले तो मुझे बताओ कि इसका नेचर ऑफ ग्राफ क्या होगा. स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन. इक्वेशन बताओ. फ्री बॉडी डायग्राम में क्या चेंज करूंगा? फ्री बॉडी डायग्राम में क्या चेंज करूंगा? सर एक्सेलरेशन. ना एफबीडी में क्या चेंज होगा? फोर्स चेंज होगा. जो ये एक फोर्स मैंने n रखा, एक 60 रखा, इनमें से कोई चेंज होगा? एन चेंज होगा. n चेंज होगा. किधर क्या चेंज करोगे n में? नहीं इक्वेशन N छोड़ो, इक्वेशन तो बाद में आएंगे. मैं कह रहा हूँ फ्री बॉडी डायग्राम अब जब बन रहा है तो उसमें क्या चेंज करेंगे? सर एन की वैल्यू कुछ चेंज नहीं होगा उसमें, एन की वैल्यू के अलावा. नहीं देखो, वैल्यू मतलब इक्वेशन पे जा रहे हो ना, मैं तो फ्री बॉडी डायग्राम की बात कर रहा हूँ. डायग्राम में कोई चेंज नहीं है ना, क्योंकि नॉमिनेशन इसको इधर ही मिलेगा और ये 60 होगा, तो और कोई फोर्स ही नहीं है इसके पास. यस सर. हाँ अब बताओ इक्वेशन में क्या चेंज आ रहा है? सर इक्वेशन में एन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है. नहीं चलो ठीक है. नहीं तो एक्चुअली क्या ना, तुमने कंक्लूजन्स ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया, इसलिए फटाफट बता रहे हो. मैं बेसिक से जा रहा हूँ, पहले मुझे इक्वेशन बताओ. इक्वेशन n minus 60 is equal to 6a. a is equal to t लिख सकते हैं. 60 होगी. नहीं फिर तो पिछले वाला ही बन गया. वही आ रही है. नहीं इस बार ऐसे नहीं आएगा. इस बार आएगा 6 into minus t, क्योंकि इस बार एक्सेलरेशन मैंने डाउनवर्ड दे रखा. ठीक है, तो यानी इस बार n का इक्वेशन हो जाएगा -6 times t plus 60. प्रश्न कब समझ में आ रहा है? यस सर. ओके चलो ठीक है. भूमि यादव. Yes, sir. Okay, based on this, I'm drawing a straight line. True or false? Sir, false. Okay, why? Sir, because as the acceleration will increase, the time will increase, acceleration will increase, and the value of n will decrease. Okay, n का वैल्यू डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन मैंने इंक्रीज करा दिया. चलो ठीक है. यानी इसके एक और तरीका ये था बोलने के लिए, इज दैट इस ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है, जबकि हमारा जो ग्राफ है उसका स्लोप नेगेटिव होना चाहिए. तो दैट इज अनदर वे ऑफ सेइंग. You are 100% correct. I am also adding one more answer which is also 100% correct. चलो ठीक है. भूमि अभी रुको. अभी भूमि, your turn is not over. Okay. Now is this graph okay? No, sir, because when एक मिनट रुको. ये स्ट्रेट लाइन का, ये जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आया उसका ग्राफ तो यही है. आप बताओ. Sir, because when time will become 10 seconds,
then the normal reaction will become 0, and after that the normal reaction will become negative. That means that at that moment of during when 10 seconds are over, the normal reaction will no longer exist. It will lose contact. The box will no longer touch the floor because normal reaction is 0. So what's wrong with the graph? This is also showing the same thing. देखो nomination 0 हो गया यहाँ पे. At t is equal to 10. ग्राफ में क्या गलती है फिर? Because after t is equals to 10, the block will no longer be on the floor. So It will be up in the air. ग्राफ में क्या गलत है? The normal reaction will not go in the negative quadrant. हाँ, यानी नॉर्मल रिएक्शन इस केस में नेगेटिव में नहीं जा सकता, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स होता है वो पुश है इस केस में, और ये नेगेटिव चला गया मतलब पुल में चला गया, जो कि पॉसिबल नहीं है. तो एक्चुअली होगा क्या, लेट मी आल्सो डेमोंस्ट्रेट इट, आई थिंक दैट विल बी बेटर. देखो ये सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना. ये ऑब्जेक्ट को अगर मैं धीरे धीरे ऐसे लेके आता हूं ना, तो देखो मेरे हाथ के साथ कांटेक्ट मेंटेन करते हुए नीचे आता है. बड़ा सिंपल केस है ये, देखो. लेकिन अगर मैं अपने हाथ को कुछ ज्यादा ही जल्दी लेके आऊंगा, यानी लिफ्ट समझ लो, तो इन दैट केस क्या होगा, इट विल लूज कांटेक्ट. देख रहे हो, मेरे हाथ कुछ ज्यादा ही नीचे आ गया जल्दी, तो देयरफॉर ऑब्जेक्ट अलग हो गए. यानी जैसे ही लिफ्ट अलग हो गए या कांटेक्ट छूट गया, तो क्या होगा, लिफ्ट तो जो मर्जी एक्सेलरेशन जाए कोई बात नहीं, लिफ्ट को तो चलाने वाला मशीन होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट को चलाने वाला कोई नहीं है. देयरफॉर ऑब्जेक्ट विल व्हाट, फ्लोट इन देयर. यानी अब ये फ्री फॉल करेंगे. फ्री फॉल का मतलब हुआ इसका एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 हो जाएगा. तो देयरफॉर द नॉर्मल रिएक्शन विल बिकम 0 आफ्टर दैट. t से ज्यादा होगा तब सेपरेट करेगा क्या? सेपरेट हो जाएंगे, यानी अब ये दोनों कांटेक्ट मेंटेन नहीं करेंगे. सो फ्रॉम हियर एक्सेलरेशन g से ज्यादा होना चाहिए. हाँ, एक्सेलरेशन g से ज्यादा होना चाहिए, इसलिए इस पॉइंट पे जस्ट लूज कांटेक्ट किया और उसके बाद तो कांटेक्ट लूज ही हो गया. दैट्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन. देख लो अच्छे से, ठीक है. चलो, ओके. So that was also another discussion on normal reaction and its features. ठीक है. Okay. Now we will talk about objects on inclined plane. So we are now going to talk about objects on inclined plane. Inclined plane पे क्या होगा, अगर एक ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं थीटा एंगल पे m मास, तो क्या होगा, उसका एक फोर्स हो जाएगा mg, और एक अलोंग द कंपोनेंट होगा और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा और एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसे होगा. Now I have quickly drawn the free body diagram, but now I want to go into details. ठीक है. तो इसका जो एक कंपोनेंट है वो अलोंग द इंक्लाइन है, और ये जो एक कंपोनेंट है दैट इज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, है ना. Well, Niyant has also asked another question in the previous one, and that is क्या वो रूफ के अंदर, रूफ के कांटेक्ट में नहीं आएगा. अब देखो वो रूफ पे जाके टकराएगा नहीं टकराएगा क्या होगा, आई डोंट नो. आई मीन, तो लाइक ऑल डिपेंड्स ऑन सिचुएशन. देखो रूफ का तो नॉर्मल रिएक्शन के बारे में एनीवे हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे थे, हम तो डिस्कस कर रहे थे फ्लोर का नॉर्मल रिएक्शन. तो फ्लोर का नॉर्मल रिएक्शन ग्राफ वही होगा कि डिक्रीज करके 0 बनेगा और 0 के बाद 0 ही रह जाएगा. क्यों, उसके बाद कांटेक्ट उस फ्लोर के साथ छूट गया है, तो देखो नॉर्मल रिएक्शन उसके बाद 0 हो गया परमानेंट. तो ये सारे कांसेप्ट्स हैं, यू टू अंडरस्टैंड दैट. चलो ठीक है. सौरभ इज आस्किंग सर एक्सीलरेट कहां कर रहा है ये वाला ब्लॉक. आर यू टॉकिंग अबाउट सौरभ दिस ब्लॉक और द लिफ्ट वाला? सौरभ तुम लिफ्ट वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो या इस वाले का? अच्छा, क्लियर हो गया, चलो ठीक है. तो लेट्स मूव ऑन देन. हाँ, तो मुझे इस सवाल पूछना था इसमें कि इस बार कंपोनेंट्स कैसे होगा, ठीक है ना. तो लाइक आई वांट टू आस्क समबडी, पलक मित्तल. Yes, sir. इसमें दो कंपोनेंट दिखाया गया, एक mg के दो कंपोनेंट्स. ये वाला कंपोनेंट कौन सा है, sin थीटा cos थीटा? mg sir sin theta. देखो दो ही कंपोनेंट होता है, mg sin थीटा और cos थीटा. तो एक बार सिक्का उछाल के sin थीटा cos थीटा. हाँ
चलो अब मुझे जस्टिफाई करो कि ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा। सर एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो सर ये इस साइड वाला मतलब नॉर्मल के अलोंग एक्स वाई एक्सिस होगा और इंक्लाइन के अलोंग वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। हाँ ठीक है आगे बोलो फिर। सर तो इसीलिए सर ये साइन। चलो थोड़ा सा और बेटर एक्सप्लेन कर सकते थे बट यू आर राइट। यानी बेसिकली mg हो गया तो ये अगर थीटा हो तो ये भी तो थीटा होगा, ऐसा नहीं क्या बोलते हैं, ये 90 माइनस थीटा होगा, अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा थीटा, और थीटा के साथ वाला कंपोनेंट cos थीटा होता है, तो अगर ये mg है तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट यानी ये वाला हो जाएगा इक्वल टू mg cos थीटा, और दूसरा वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा। Simple. Therefore, now I'd like to conclude. I mean, Kritika. Yes, sir. Can you tell me the motion? Can you describe the motion of this object? Sir, it will be along the incline. Anything else? No, that's pretty much it, sir. No, that is fine. But then that is very obvious. I mean, that anybody can answer. थोड़ा और कुछ स्पेसिफिक भी बताओ कि इसमें ऐसे मोशन होगा। अब मैं अगर बता दूंगा तो आंसर ही दे दिया ऑलमोस्ट। Okay, how much will be the acceleration? Sir, mg sin theta. वो तो फोर्स हो गया। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलता है? फोर्स बाय मास। हाँ, तो g sin theta. g sin थीटा, यानी क्या होगा ना, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये g sin थीटा एक्सेलरेशन से नीचे आएंगे, तो दिस इज गोइंग टू कम डाउन विद एन एक्सेलरेशन। तो यानी x का इक्वेशन अगर मैं लिखता हूं तो ये x हो गया, x की इक्वेशन में एक ही फोर्स आएगा और वो है mg sin थीटा इज इक्वल टू ma, यानी a इज इक्वल टू g sin थीटा। और क्या नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा इस केस में? देखो mg नहीं है, कितना है mg cos थीटा, बार बार याद करके देखो, हम बताते थे कि y का जो फोर्स होगा वो होगा n माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि y के अलोंग इस बार कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जो भी एक्सेलरेशन है वो x के अलोंग है, कितना है ना, इक्वल टू g sin थीटा। ठीक है, चलो आई थिंक दैट वाज अ डिसेंटली गुड डिस्कशन। तो ये हो गया इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, आई होप यू नोटेड इट डाउन। लेकिन अब मेरा सवाल दूसरा है जो कि मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं, एंड दैट इज सपोज एक इंक्लाइन ऐसे रखा है मैंने और अब एक थ्रेड से ज्वाइन कर दिया, okay, let me ask to शौर्य चौधरी। शौर्य चौधरी, शौर्य चौधरी, पकड़ लिया यार। ठीक है, वैष्णवी बेटे, वैष्णवी। यस सर। ओके, व्हिच ऑब्जेक्ट विल कम डाउन? सर वो मास पे डिपेंड करता है, जिसका मास ज्यादा होगा वो नीचे आएगा। ओके, इक्वल होगा तो? नहीं जरूरी नहीं है, वो एंगल पे भी डिपेंड करता है, वो फोर्स जिस पे ज्यादा लगेगा। हाँ, यानी ये अब डिपेंड करे। चलो ठीक है, दैट्स अ बेटर आंसर, दैट्स अ गुड आंसर एंड दैट्स द करेक्ट आंसर आल्सो। ठीक है, अभी रुको वैष्णवी, तुम्हारे टर्न खत्म नहीं हुआ है। ये बताओ इस केस में कैसे डिसाइड करूंगा कि कौन नीचे आएगा? यस वैष्णवी। सर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फिर मतलब जब वैल्यूज पता होंगी तो जो जिस पे डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा लग रहा होगा वो वाला। चलो गुड, तो आप बता दो कि कौन से डाउनवर्ड फोर्स की बात कर रहे हो?
सर वही जो वेट का कंपोनेंट नीचे लगेगा हाँ, तो क्या कंपोनेंट है? हिंट मत दो, वो सीधे होगा सीधे। अभी मैंने उसके बारे में डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, तभी मैंने ये सवाल पूछा। सर वो m2 sin थीटा, sin अल्फा या sin बीटा। साइन बीटा। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस क्या किया था वो समझो और उसको याद कर लो। अगर m मास है और अगर थीटा एंगल है, इसको ना याद कर लो एक तरीके से, मतलब याद मत हो ही जाएगा याद धीरे धीरे, बट अभी इस वक्त के लिए याद कर लो क्या कि mg sin थीटा इज अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। अगर इंक्लाइन प्लेन का एंगल थीटा है तो ध्यान रखना ये हो जाता है mg sin थीटा। तो इसका क्या हो जाएगा? यस वैष्णवी, इसका क्या होगा? m2g sin बीटा, m2g sin बीटा, और इसका m1g sin अल्फा। साइन अल्फा। चलो ठीक है, यानी इसके नीचे की तरफ का फोर्स है m2g sin बीटा, इसके नीचे की तरफ का फोर्स m1g sin अल्फा। अब जिसका वैल्यू ज्यादा होगा वही ना नीचे आएगा। यस सर। ओके, और एक केस ये भी हो सकता है कि अगर दोनों बराबर हो जाए तो यानी क्या होगा? दोनों रुका रहेगा, यस सर। या मे बी एक्सप्रेशन 0 होगा। यस सर। चलो ठीक है, यू नो प्रियंक सेज कि आपने m2 को इतना बड़ा क्यों बनाया? अब देखो, बड़ा बनाने से धोखे में मत रहो। क्यों? हो सकता है कि ये कागज का बना हुआ और हो सकता है ये लोहे का बना हो, इसलिए बड़े छोटे से मत जाओ, मास m1 और m2 पे जाओ। डोंट गो बाय द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर मान लो ये हल्के फुल्के मटेरियल से बना हुआ है, या हो सकता है कि अंदर से खोखला हो और ये भरा हुआ सॉलिड है, लोहे का बना हुआ, तो मामला बिगड़ सकता है। But I think the discussion that we were doing and that what Vaishnavi was saying was on the correct lines, and that is इस बार हमें चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करेंगे? ना if m2g sin beta is greater than m1g sin alpha, तो फिर क्या होगा? Then m2 comes down and m1 goes up. Then क्या होगा? Now m2 comes down and m1 goes up. That's what is going to happen. I hope that's okay. तो अब एक काम करते हैं, see these are some of the conclusions, important conclusions rather, which we can do without much effort. तो मैं वही कर रहा हूं और कुछ नहीं। ठीक है ना? So now let me go to the next one. I hope you are copying each of them. Now Aryan has asked a question, and that is कि एक काम करें, हम कुछ भी assumption कर लें और अगर नेगेटिव आएगा तो उसको उल्टा मान लेंगे, चलेगा। But the thing is that in certain cases we can be reasonably sure. तो उसमें क्या तुक्का लगाएं और फिर प्लस आएगा माइनस आएगा उसके लिए वेट करें। हम तो सीधे सीधे कंक्लूजन कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा इजी है इसलिए। हाँ, अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा तो ऐसे में पता क्या करना पड़ता है? चलो कोई नहीं, मान लो कि इधर जा रहा है, फिर सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके अगर ए का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है यानी हमने जो माना है वो सही है, और अगर ए का वैल्यू नेगेटिव आ गया यानी हमने जो माना है वो गलत है, यानी फिर एक्सप्रेशन उल्टा कर लो। So that is also sometimes done. It all depends on situations. I'm not going with that. So I hope कि इसको नोट कर लिया होगा। चलो एक और क्वेश्चन मैं कराऊंगा टेंशन के ऊपर, और उसके बाद हम लोग चलेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज एटवुड मशीन। एक डिवाइस होता है उसका नाम है एटवुड मशीन, ठीक है ना? तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार टी वर्सेस टी का ग्राफ बनाओ। एटवुड मशीन सौरभ, अभी मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ, या पता नहीं आज बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे। हाँ बता देंगे आज। इसका ग्राफ बनाना है T1 और T2 का। एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू T अपवर्ड्स, यानी एक्सेलेरेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो तुमको T1 और T2 का ग्राफ बनाना, ठीक है? पहले मैं हाफ ए मिनट इक्वेशन वगैरह लिखने का टाइम दे रहा हूँ। आई होप यू रिमेंबर कि यू नो इस केस में जो है, आई होप यू रिमेंबर कि इस केस में क्या होगा, अगर T2 होगा तो ये भी T2 होगा और ये भी T2 होगा, और अगर T1 होगा तो ये भी T1 होगा और ये भी T1 होगा, है ना? एक थ्रेड दोनों तरफ पुल करता है और ये थ्रेड भी दोनों तरफ पुल करेगा। So that's how.
चलो go ahead, write down the equations and based on the equations draw the graph. चलो ये टी टेंशन ऑफ द थ्रेड है, थ्रेड में टेंशन होता है ना, उसका ग्राफ है. ठीक है, चलो आई थिंक नाउ इट्स टाइम दैट आई स्टार्ट गोइंग टू समबडी एंड लेट हिम हैव हिज से. प्रथम शर्मा, कैन यू बी ऑन एयर बेटे? प्रथम. Yes, sir. ओके, सबसे पहले मुझे 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बताओ. सर वेट नीचे एक्ट होगा 5G ड्यू टू 5 ग्रेविटी. बोला करो 50, सीधा 50. हाँ, अब बोलो. सर ऊपर टेंशन लगेगा T2. और कुछ? सर नो सर. बस इसका इक्वेशन. सर T2 minus 50 equal to 5T. चलो बढ़िया, यानी T2 इज इक्वल टू 50 प्लस 5T. चलो वेल डन. ठीक है, आरव. आरव तुम अभी थोड़ी देर पहले लॉग आउट होके फिर लॉग इन हुए हो. आई डोंट नो माइक्रोफोन काम कर रहा है नहीं, या कुछ सिग्नल इश्यूज आ रहा है. चलो छोड़ो. अक्षज. अक्षज, यस सर. अब बेटे मुझे 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बताओ. हाँ जी, ग्राफ बनाना है बेटे. अनुभव, you have to make the graph also. Divit has also given some answers. Aditya has also given answers. Priyank has given, तो मैं बाद में पढ़ के सुनाऊंगा. अक्षय बेटे फटाफट बताओ. सर 20 न्यूटन नीचे. ओके, और उसमें T2 नीचे और T1 ऊपर. चलो ठीक है. अच्छा, अगर मैं चाहूं तो क्योंकि मुझे T1 निकालना है, तो मैं ये भी तो कर सकता हूँ कि कंबाइंड ऑब्जेक्ट ले लूं T1 के लिए. कर सकता हूँ ना अक्षय? यस सर. ओके, इन दैट केस फ्री बॉडी डायग्राम बताओ जरा. सर बस T1 ऊपर और वो 100 नीचे. सोचो. 70. हाँ भाई, क्या नीचे कौन सा फोर्स है? ग्रेविटी. ग्रेविटी क्या होगा? mg बोलते क्या होता है? 70, क्योंकि m हो गया 7, यानी 70. इसका इक्वेशन. इक्वेशन जल्दी. सर T1 minus 70 is equal to 70. नहीं चलेगा? नहीं 7T क्या है वो टाइम. अब देखो, आज मैं ना तुम लोग को रीडिंग सिखाऊंगा कि कैसे पढ़ा जाता है. इन द सेंस कि कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम ध्यान भी नहीं देते, हम फटाफट बता देते हैं 70 लिखो. तो 70 अगर बोलोगे तो मैं तो 70 लिखूंगा. इसलिए इसको करेक्ट तरीका होता है 7 times T. पर तुम बोलो कौन इतना ध्यान देगा, वो एक अलग कहानी है, बट ध्यान देना चाहिए. अदरवाइज देखो यही होगा. तुमने बोला T1 minus 70 is equal to 70, तो मैंने क्या गलत लिखा है बताओ जरा. तो तुमको एक्चुअली बोलना चाहिए था T1 minus 70 is equal to 7 times T. बट ये सब देखना जनरली सिखाया भी नहीं जाता है. चलो कोई नहीं, अब मुझे टाइम मिला तो मैंने आज सिखा दिया थोड़ा सा कि कैसे बोला जाता है. चलो, यानी मैंने रीडिंग सिखाया, साइंस नहीं. ओके फाइन. सो लाइक नाउ लेट्स डू द कंक्लूजन्स. आयुषी गुप्ता, जल्दी, थोड़ा जल्दी कर लिया करो. आयुषी गुप्ता. यस सर. व्हाट आर द नेचर ऑफ द ग्राफ्स? इसका ग्राफ कैसे होगा? सर स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन. कुछ और बताओ जल्दी. सर इसका स्लोप 5. स्लोप 5 होगा. और स्लोप 5 तो बहुत सारे हैं. ये भी स्लोप 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5. कांस्टेंट 50 से ऊपर. चलो, उसको कांस्टेंट 50 मत बोला करो, उसको बोलो y इंटरसेप्ट.
तो यानी 50 के बाद 4 स्लोप का एक ग्राफ बनेगा, यानी अगर ये थीटा है तो tan थीटा इज इक्वल टू 4। चलो ठीक है आयुषी, दूसरा ग्राफ। सर स्लोप 7 होगा और स्ट्रेट लाइन होगी और y इंटरसेप्ट 70। यानी यहाँ पे 70 होगा और ये ग्राफ स्टीपर होगा, देख रहे हो। ये ग्राफ अगर ऐसे बनाओगे तो दूसरे वाला ऐसे मत बना देना, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा है, तो यानी स्लोप ज्यादा है। यानी अगर मैं इसका लेता हूं सपोज 5, तो tan phi इज इक्वल टू 7। अब जाके जो है tan थीटा 5 होगा ना? हाँ tan थीटा सर 5 होगा ना tan थीटा? हाँ 5 होगा, बिल्कुल ये 5 वाला, ये वाला ठीक है ना। मैंने गलत लिखा था, इसको ठीक कर लो। tan थीटा 5 होगा ये वाला, और इस केस में tan थीटा होगा 7, मतलब tan phi मतलब 7 होगा। ठीक है, बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, अलर्ट हो, अच्छी बात है। चलो, सो दैट वाज अबाउट द ग्राफ। देखो ग्राफ में क्लैरिटी होना चाहिए। मैं बताता हूं, पता है क्या होता है एग्जाम में मान लो ग्राफ आ गया इस तरीके का, कई बार ना वैल्यूज नहीं देते हैं, उनको पता है कि यही फंस जाएगा, तो क्या करेंगे, एक ग्राफ ऐसे बना दिया, एक ग्राफ ऐसे बना दिया। अब तुमने अगर इसको टिक कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? ये देखो इन दोनों का ग्राफ तो स्लोप सेम ही है, जबकि एक्चुअल में इसका स्लोप ज्यादा होना चाहिए, इसका कम होना चाहिए। तो ऐसे करके 4 ग्राफ दे देंगे, किसी में स्लोप किसी का ज्यादा, किसी का कम, किसी में पैरेलल, तो वो फिर उस हिसाब से चूज करना पड़ता है। पता चला कई बार वैल्यूज ना भी दे, अगर वैल्यूज दिया हुआ है 50 70 या कुछ और, तब तो वो कुछ और वाले कैंसिल होते जाएंगे, बट ऑल डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। So therefore in this particular question both are straight line and that's what the graph is. चलो ठीक है, गुड जॉब। अभी अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, वैसे मैंने इक्वेशन के साथ बना दिया, तो आई होप कि इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। Now we will go into what is called as Atwood machine. अब Atwood machine क्या है? Okay, before I do an Atwood machine, इसके अंदर कुछ assumptions है, so let me go through the assumptions first. The first assumption is that pulley, thread are frictionless, यानी फ्रिक्शन नहीं है। यानी क्या हो रहा है, अगर ये पुली और थ्रेड है तो ये ऐसे करके स्लाइड करके चला जाता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट द assumption is, ध्यान रखो। चलो इसको रहने दो। इस केस में सौरभ has asked, ये तो पुली है। आदित्य has asked की लेकिन हमने पढ़ा तो है कि 9th में कि कभी फ्रिक्शन 0 हो ही नहीं सकता है, सही पढ़ा है, लेकिन कभी मास 0 हो सकता है क्या? नहीं ना। तो हमने अभी थ्रेड के बारे में क्या बताया था, बताओ जरा टेंशन में, कि मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। इनके मतलब समझो, इसका मतलब ये कि वो इतने कम वैल्यूज के हैं कि चलो कोई नहीं, रहने दो। दिमाग से अच्छा, अगर उसको इंक्लूड कर तो क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं, चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, ज्यादा मुश्किल होगा। और मान लो आंसर 7 आना होगा तो मे बी उसके जगह एक्चुअल आंसर 6.9 आ जाएगा, इतना हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। पर अगर फ्रिक्शन विक्शन ये सब सारा कुछ ऐड करोगे ना, तो देखना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा होता है। और मैं थोड़ा सा एडवांस में बता देता हूँ, आज इसका जवाब मत पूछना, कभी और दूंगा मैं। इज दैट यहाँ पे अगर इसका देखोगे ना, इसका फ्रिक्शन के वजह से टेंशन का रिलेशन एक्सपोनेंशियल होता है, यानी e टू द पावर समथिंग होता है। तो अब बताओ इतना कॉम्प्लिकेशंस कौन करेगा, इसलिए हमने सिंप्लीफाई कर दिया। नो फ्रिक्शन यानी वेरी लेस फ्रिक्शन, यानी ये जो पुली है ना, इसके ऊपर से थ्रेड यूं स्लाइड करके चला जाएगा ऐसे ऐसे, लेकिन फ्रिक्शन नहीं होगा। assumptions है, ठीक है। चलो नाउ लेट्स गो टू समबडी एल्स। Aditya has asked, then how do we use it in real applications? एक चीज बताओ आदित्य, तुमने इतने साल तुम्हारे जिंदगी हो गए, मेरे भी हो गया, इस चीज को कब यूज होते हुए देखा है बताओ? बहुत रेयर है ना।
तो ये सब चीजें पता है क्या ना, बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ना कि पूरे दिन बैठ के ये सब यूज करना। ये कहाँ यूज होता है बताओ, बहुत कम यूज होता है। बट इसके थ्रू हम लोग बेसिक मैकेनिक्स के लॉज को सीखने का कोशिश कर रहे हैं, और कुछ नहीं, जो कि हम कहीं और लगाएंगे, जो कि हम कार्स में लगाएंगे, बसेस में लगाएंगे, हवाई जहाज में लगाएंगे, शिप्स में लगाएंगे, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स में लगाएंगे वगैरह, थोड़ा और एडवांस केस में। लेकिन सिंप्लीफाइड करके इन्हीं चीजों से हम लोग सीखने का कोशिश कर रहे हैं कि हाउ डज मैकेनिक्स रियली ऑपरेट। दैट्स द ओनली पर्पस। चलो एनीवे, आई वाज आस्किंग रोहानी, रोहानी इसमें M2, यस रोहानी, यस सर। रोहानी इसमें M2 नीचे आएंगे, M1 नीचे आएंगे? सर वो तो मास पे डिपेंड करेगा। ओके, मास पे डिपेंड करेगा। चलो ठीक है, तो क्या डिपेंडेंस है वही बता दो। सर अप्लाई करेगा। चलो ठीक है, ये मान के चलो कि M2 इज ग्रेटर, तो क्या होगा? Sir, M1 will come downwards. M2 will come downwards. M1 will go upwards. चलो ठीक है, अब मुझे फटाफट फ्री बॉडी डायग्राम बताओ। सर नीचे लगेगा M2G. ओके, और सर upwards में टेंशन. तो वो तो यहाँ पे भी लगाएंगे ना, क्योंकि थ्रेड दोनों तरफ टी लगाएगा, और यहाँ पे वो भी टी। Yes sir. क्योंकि Yes sir. And sir M1G in down. ये इतने सारे टी कैसे हो गए? बोलो बोलो, इतने सारे टी कैसे हो गए? ये T1, T2, T3, T4। बोलो बोलो बोलो। रीजन क्या है? T1, T2, T3, T4 क्यों नहीं लिखा? उसका करेक्ट आंसर भूमिजा एंड संकल्प इज ऑलरेडी गिवन। बेटे तुम्हारा ना आवाज थोड़ा कट गया। Thread is same, so tension will be same. अच्छा चलो ठीक है, लेट मी आस्क ए क्वेश्चन। चलो ठीक है, रोहानी योर टर्न इज ओवर। गुड। लेट मी आस्क आर्यन तोमर, ये टी क्यों लिखा है? सर सेम थ्रेड है, टेंशन सेम होगी पूरे थ्रू आउट। हमेशा होगा सर, जब तक थ्रेड सेम है। हमेशा होगा सेम थ्रेड? सर मतलब किस चीज, मतलब अब अगर क्वेश्चन पकड़ पा रहे हो तो पकड़ लो। सर यस सर, हमेशा होगा। अच्छा आरव, यू वांटेड टू से समथिंग? यस सर। हाँ बट बताओ, तुम कुछ बोलने वाले थे मुझे लगा। नो सर। अच्छा चलो ठीक है, भूमि यादव, यू वांटेड टू से समथिंग? So the thread should be massless. ओके चलो ठीक है, थ्रेड मासलेस है, तो क्या टी लिख लें? Yes sir, because we have the same thread and it's massless, so then the tension would be T, same everywhere. ओके चलो ठीक है, अब मैं देखता हूँ कोई और कुछ और आंसर दिए हैं क्या। आदित्य सर which one? टी क्यों लिखा है? सर which आदित्य? ओ अच्छा सॉरी, आदित्य भाटिया। सर क्योंकि टेंशन मासलेस है और सेम है, सॉरी थ्रेड मासलेस है और सेम है। क्योंकि अभी अगर मैं अभी भी पूछे जा रहा हूँ यानी कुछ तो मिसिंग है, तभी पूछ रहा हूँ। सर मूवेबल पुली। फिर से बताओ बेटे। तो फ्रिक्शनलेस है इसलिए। ये कोई नहीं बता रहा था, सेम सॉरी, मासलेस होने से ही सिर्फ सेम होगा नहीं, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस होगा, तब जाके टेंशन हर जगह सेम होगा। अगर इनमें से कोई एक छोड़ दो, यानी मास वाला थ्रेड है तो भी टी अलग हो सकता है, और अगर फ्रिक्शन वाला थ्रेड है तो भी टी अलग हो सकता है। जब मासलेस होगा, फ्रिक्शनलेस होगा, तब जाके टी सेम होगा। और हमने पहले कह दिया कि यहाँ पे थ्रेड आर फ्रिक्शनलेस और मासलेस, तो खैर पहली मीनिंग बताई दी, तो चलो फिर भी लिख देता हूँ, नहीं गलती से वो ना कंक्लूजन गलत ना। Therefore, please understand, सिर्फ मासलेस का क्राइटेरिया नहीं है, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस होगा तब जाके सेम होगा, और ये आ गया। चलो ठीक है, नाउ लेट मी क्विकली वाइंड अप द क्वेश्चन। अदिति राज,
अदिति का आज क्या हो गया? हाँ यस सर। हाँ जल्दी फ्री बॉडी डायग्राम। सर M1G और टी तो ऑलरेडी है ये। हाँ सर, टेंशन तो बना ही हुआ है। मान के चलो ये नीचे आ रहा है। यस सर। ओके ठीक है। अब मुझे बताओ इसका इक्वेशन। सर T माइनस, अच्छा सुनो, व्हाट यू आर सेइंग इज गोइंग टू बी करेक्ट, लेकिन मैं थोड़ा सा ना मॉडिफाई कर रहा हूं। पता है क्या है, अब हम लोग ना एक आदत डालेंगे कि जो बॉडी जिधर चल रहा है उसी तरफ एक्सिस ले लो, यानी उसी तरफ एक्सिस ले लो, एक्सिस एक्सिस एक्सिस। ओके यानी सर। ये वाला बॉडी नीचे जा रहा है ना, ये वाला बॉडी नीचे जा रहा है ना, तो इसका एक्सिस नीचे की तरफ ले लो। ये वाला बॉडी ऊपर जा रहा है ना, तो इसका एक्सिस ऊपर की तरफ ले लो। क्यों मैं सारे एक ही क्वेश्चन में अलग अलग एक्सिस, एक ही क्वेश्चन में अलग अलग एक्सिस नहीं हुआ, एक बॉडी के लिए एक एक्सिस। अब एक क्वेश्चन में अगर 5 बॉडीज है तो 5 अलग अलग एक्सिस लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, डोंट वरी ऑन दैट। तो कोशिश ये करो कि इक्वेशन इस तरीके से लिखो कि जिधर बॉडी चल रहा है उधर ही एक्सिस है। तो हमने ये मान लिया कि M2 नीचे जा रहा है। अब दोबारा बता देती इक्वेशन। सर T माइनस M2G। नहीं अभी मैंने क्या बोला कि क्योंकि नीचे जा रहा है तो नीचे की तरफ पॉजिटिव होगी, तो हाँ ओके सर। M2G माइनस T इज इक्वल टू M2A। ओके फैंटास्टिक। आगे इसका बताओ। सर इसका हो जाएगा T माइनस M1G इज इक्वल टू M1A। ओके फाइन, इसको सॉल्व करके ना मैं आंसर डायरेक्टली लिख देता हूँ क्योंकि मुझे याद है तो उसमें लिख देता हूँ, तुम लोग अपने आप कर लेना। ए का वैल्यू देखना आएगा M2 माइनस M1 बाई M2 प्लस M1 इंटू जी, और जो T आएगा वो आएगा 2M1 M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू जी। ऐसा है ना, डोंट वरी, ये मुझे याद है इसलिए मैं लिख दिया। अगर याद नहीं होता तो मैं भी बैठ के पूरा 2-3-4 लाइन लिख के सॉल्व करता। मैं सिर्फ समय बचा रहा हूं और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलो नाउ लेट मी आस्क ए क्वेश्चन। ये पुली जो है मासलेस है, 6 kg ब्लॉक है, 4 kg ब्लॉक है। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन इज फाइंड द फोर्स ऑन द रूफ। रूफ पे क्या फोर्स आएगा? ठीक है, भूमिजा, आर्यन, दे आर ऑल गिविंग करेक्ट आंसर्स टू द इक्वेशंस एंड ऑल, बट मैंने क्योंकि आई थिंक शायद अदिति या किसी से पूछे थे तो उन्होंने आंसर दिया। ठीक है चलो कोई नहीं, यू आर गिविंग द राइट आंसर्स। ओके, प्रथम has given a very quick answer and that is 96 न्यूटन। प्रथम has given 96 न्यूटन। मैं और वेट कर रहा हूं। कृतिका has said कि 2 times करके on all those things, मैं वो सब सुन नहीं रहा हूं, मुझे सीधा आंसर चाहिए। प्रियंक also has given the same answer 96 न्यूटन। आरव says कि 2 times कर दो, ऐसे नहीं, आंसर आंसर। रूहानी 96, हितात says 100, अब हितात ने भी 96 कर दिए, आरव ने भी अब 96 कर दिए। आरव ने भी 96 कर दिया। चलो ठीक है, ओके नाउ सी द पॉइंट इज दैट इस बार मैंने ध्यान से देखो, टेंशन नहीं पूछा, मैंने टी नहीं पूछा, मैंने बोला फोर्स ऑन द रूफ। तो रूफ का मतलब यहाँ पे होता है, और ये याद रखना, ये थ्रेड अलग है और वहां वाला थ्रेड अलग है, ये पोर्शन तो थ्रेड अलग है। तो इसलिए टी का आंसर निकाल के अगर डाल दोगे तो गलत हो जाएगा। तो हमें क्या डालना है? तो देखो, अगर मैं इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, यानी इस बार मुझे पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। पुली के ऊपर देखो, एक टी इधर लग रहा है, एक टी इधर लग रहा है, तो यानी ये हो गया पुली। और एक इसमें भी तो लगेगा ना, तो लेट्स कॉल इट एज टी डैश। ये भी टी डैश होगा, सेम थ्रेड तो ऑपोजिट डायरेक्शन में टी डैश टी डैश। तो छत पे जो फोर्स लग रहा है वो बेसिकली टी डैश है, लेकिन क्योंकि पुली भी इक्विलिब्रियम पे है, पुली हमें इक्विलिब्रियम पे है, तो देयरफॉर क्या होगा? टी डैश, टी डैश क्या होगा? 2t के बराबर होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम होगा, तभी तो बैलेंस्ड होगा। सो देयरफॉर पुली के अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द पुली, इन दैट केस क्या होगा? टी डैश इज इक्वल टू 2t। ठीक है, टी डैश इज इक्वल टू, इन दिस केस क्या हो गया ना, इक्वल टू 2t। और जो छत पे फोर्स लग रहा है वो टी नहीं है, वो टी डैश है,
और टी डैश क्या है 2 टाइम्स टी। अब टी निकाल लेता हूँ इस फॉर्मूला से, तो टी कितना आ गया 2 m1 m2 g by m1 plus m2 यानी 4 plus 6। ये 10 पूरा कैंसिल कर गया, तो 6 4 is 24 to the 48, so therefore t dash is equal to 2t is equal to in this case कितना आ गया ना 96 न्यूटन। ठीक है आदित्य कृतिका, ठीक है आदित्य कृतिका दिवित सौरभ और इसके पहले भी मैंने कुछ नाम लिए थे, they all given the right answers। चलो ठीक है ओके फाइन, गुड जॉब फॉर एवरीबॉडी। आई मीन तो लाइक क्योंकि अब जस्ट 1-2 मिनट ही बचे हैं, तो लाइक आई डोंट थिंक देयर इज टाइम एनी मच फॉर एनीथिंग न्यू टू बी डन। तो मैं एक काम करता हूं, मैं जो है इस डिस्कशन को यहीं पे खत्म करता हूं, ठीक है ना। तो लाइक वी विल एंड द डिस्कशन हियर, बट यस दिस चैप्टर इज अ लॉन्ग वन एंड देयर आर लॉट ऑफ मेनी न्यू थिंग्स टू बी लर्नड, आई मीन व्हिच वी विल लर्न इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो अब हम लोगों ने क्या किया, बेसिक्स ऑफ द फोर्सेस ऑफ नॉर्मल एक्शन, टेंशन एंड वेट, इसके ऊपर कुछ सिंपल सिचुएशंस हमने आज डिस्कस किया, ठीक है ना। हाँ इंक्लूडिंग इंक्लाइन प्लेन, वो अलग बात है कि इंक्लाइन प्लेन के ऊपर अभी बहुत ज्यादा थॉरो डिस्कशन नहीं हुआ है, पर एटलीस्ट एक बेसिक डिस्कशन हुआ है कि अगर एक इंक्लाइन प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट रख दो तो नीचे आता है कितने एक्सेलरेशन से, अगर उसको खाली छोड़ दो तो, और अगर दो ऑब्जेक्ट्स को रख लो, एक इस तरफ और इस तरफ, तो इन दैट केस कौन सा डोमिनेंट होता है और किस बेसिस पर हमें पता चलेगा कि कौन नीचे आएंगे, इसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया है ना। चलो ठीक है, so those are the points, were the points rather which we have discussed successfully today. आरव सेज कि मेरा तो बहुत ज्यादा देर तक डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मुझे एक बार रिकॉर्डिंग शेयर कर देना। ठीक है बेटे, एक काम करना, जिनको रिकॉर्डिंग चाहिए तो प्लीज मैसेज कर देना, शाम तक मैं जो है अपलोड करके उनको शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। बट एज ऑफ नाउ रिकॉर्डिंग्स हम लोग उस तरीके से रख रहे हैं, क्या मोड बोलते हैं उसको, पब्लिक तो नहीं है, क्या बोलते हैं, चलो जो भी बोलते हैं, पब्लिक नहीं है, इनकॉग्निटो। हाँ इनकॉग्निटो से इनकॉग्निटो नहीं, उसके लिए एक वर्ड वो लोग यूज करते हैं, पता नहीं वो 3 ऑप्शंस में बीच वाला ऑप्शन क्लिक करना होता है, मुझे याद वो वर्ड याद नहीं आ रहा है, बट इसका मतलब ये है कि वो पब्लिकली नहीं रहेगा, बट यस इफ आई शेयर इट देन यू कैन एक्सेस इट, सो दैट्स द स्टेटस। चल हाँ अनलिस्ट, हाँ अनलिस्टेड, या अनलिस्टेड, ठीक है, दैट्स द ऑप्शन। चलो ठीक है, ओके यू नो दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू टुमारो विद समथिंग न्यू। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय, एंजॉय। सर एक डाउट सर, इसमें हम ऐसे नहीं कर सकते थे कि पुली और जो दोनों मासेस हैं उनको एक पूरा एक ही बॉडी मान ले, जैसे हम पहले It's a very good approach. I will tell you where the problem is. The problem is that मैंने अगर याद होगा एक चीज बताया था, is that कि जो F is equal to ma होता है उसमें a क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। बॉडी नहीं बोला था, क्या बोला था, चलो सुनो, इट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स अलग अलग मोशन पे है, तो यानी उनके सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन को लेके तुम इस क्वेश्चन को करोगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन वही चक्कर में फिर वो सेंटर ऑफ मास का हिसाब किताब कौन करेगा, वो तो अभी हमने सीखा भी नहीं है, इसलिए तुम्हारे वाला थॉट या मेथड इस वक्त अटका पड़ा है, लेकिन इससे भी आंसर आएगा, डोंट वरी। तो जब हम सेंटर ऑफ मास करेंगे तो मुझे याद दिलाना, तो मैं सेंटर ऑफ मास वाले से भी इसी क्वेश्चन को कर दूंगा और उससे भी तुम टी डैश निकाल सकते हो, बिल्कुल चलेगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, विल कैरी ऑन नेक्स्ट क्लास, हैव अ गुड डे, बाय बाय।